आज का जो वीडियो है क्लास 12 यूनिट 1, लेकिन खास बात यह है कि आज हिंदी और इंग्लिश का कंबाइंड वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। पिछले क्लास में यानी परसों 14 अगस्त के इंग्लिश मीडियम के क्लास में मैंने बतलाया था कि जो अगला वीडियो होगा उसका शुरू का कुछ भाग हिंदी मीडियम के लिए होगा, क्योंकि यह जो पोर्शन है इंग्लिश मीडियम वाले का हो गया था लेकिन हिंदी मीडियम वाले का बच गया था। तो पहले मैं 5 मिनट में फटाफट इस पोर्शन को हिंदी मीडियम वाले के लिए क्लियर कर दे रहा हूं। उसके बाद जो 5 मार्क्स का कैलकुलेटिव क्वेश्चन आएगा, चूंकि कैलकुलेशन है उसमें मीडियम नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होगा, लेकिन दोनों मीडियम के लिए कंबाइंड होगा। तो अभी से लेके 5-7 मिनट तक इंग्लिश मीडियम वाले धैर्य पूर्वक, ठीक है, धैर्य बनाए रखेंगे। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे। हम लोगों ने हिंदी मीडियम के इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या है और उससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातों को हम लोगों ने हिंदी मीडियम के वीडियो में समझा था, ठीक है। तो हिंदी मीडियम के हिसाब से जो विद्युत द्विध्रुव के आगे का हिस्सा है वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पहले मैं इसकी परिभाषा पढ़ देता हूं, आप लोगों के सामने है, आप लोग इसको वीडियो रोक करके नोट भी कर लेंगे। किसी विद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेशों की मात्रा एवं उसकी लंबाई के गुणनफल को उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, एक विद्युत द्विध्रुव, याद होगा विद्युत द्विध्रुव में 2 बिंदु आवेश होते हैं, दोनों की मात्रा क्या होती है, समान, प्रकृति होती है विपरीत, ठीक है। तो कोई भी विद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेशों की मात्रा जिसको हम लोग जनरली Q से दर्शाते हैं और उसकी लंबाई जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, 2L। एक क्वेश्चन अधूरा रह गया था हिंदी मीडियम के वीडियो में कि वो 2L क्यों, 2 आखिर क्यों लगा, मैं उसका भी आप लोगों को समाधान अभी बता देता हूं, फिर दोनों का कंबाइंड रूप से आगे बढ़ेगा। तो एक विद्युत द्विध्रुव के बिंदु आवेशों की मात्रा और उसकी लंबाई के गुणनफल को उस द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसको दर्शाते हैं P से, और परिभाषा के हिसाब से P बराबर क्या हो जाएगा, Q गुना 2L, बिंदु आवेशों की मात्रा और द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, ये क्या है, आवेश, तो बड़ी C यानी कूलाम, 2L है दूरी या लंबाई, तो SI मात्रक मीटर। थोड़ा आप लोग यहां सावधानी रखेंगे, cm, लेकिन cm मतलब सेंटीमीटर नहीं हुआ, ये हो गया कूलाम मीटर, इसलिए मैंने इसको डिटेल लिख दिया है यहां ब्रैकेट में, कूलाम मीटर। विमीय सूत्र, आवेश का क्या होता है, A गुना T, और लंबाई का क्या होता है, L, तो ATL। और सबसे खास बात, आप लोगों को हिंदी मीडियम की बात मैं कर रहा हूं, आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम लोग वेक्टर लेते हैं, सदिश लेते हैं, जिसकी दिशा किधर लेते हैं, नेगेटिव बिंदु आवेश से पॉजिटिव बिंदु आवेश की ओर। तो क्योंकि P जो है इस दोनों का गुणनफल है और इसमें यह तो अदिश है लेकिन यह क्या है, सदिश, तो इस सदिश के कारण P भी क्या बन गया, सदिश। तो यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वही 2L की ओर यानी नेगेटिव बिंदु आवेश से पॉजिटिव बिंदु आवेश की ओर होती है। इसको हम लोग वेक्टर में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब एक मुख्य क्वेश्चन रह गया कि द्विध्रुव की लंबाई को 2L से क्यों दर्शाते हैं, मैं उसका कारण बता रहा हूं। ये एक हो गया विद्युत द्विध्रुव, ये क्या हो गया, एक विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। एक विद्युत द्विध्रुव से अगर
अगर किसी बिंदु की दूरी लेना हो, मान लेते हैं यह एक बिंदु है P, अब कह दें, पूछ दें कि बताओ द्विध्रुव से इस बिंदु की दूरी क्या है, तो हम लोग पेशोपेश में पड़ जाएंगे, हम लोग परेशान हो जाएंगे कि इस बिंदु की दूरी ऋण आवेश से लें या धन आवेश से लें। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, किसी भी बिंदु की दूरी द्विध्रुव के ना तो ऋण आवेश से लेते हैं ना धन आवेश से लेते हैं, ठीक उसके मध्य बिंदु से ले लेते हैं। कहां से ले लेते हैं? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, नंबर 1। नंबर 2 कि एक विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है वो उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि ऋण आवेश का प्रभाव फैल रहा है, इधर धन आवेश का भी प्रभाव फैल रहा है, दोनों आकर के यहां मिल जाती है, क्योंकि दोनों की क्षमता समान है, दोनों यहां आकर के मिल जाती है। और आप लोगों को पता ही है कि समान क्षमता के धन आवेश और ऋण आवेश अगर एक बिंदु पर मिलेंगे तो वह बिंदु क्या हो जाती है? उदासीन। तो एक विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? उदासीन, नंबर 1। नंबर 2, एक विद्युत द्विध्रुव से किसी भी बिंदु की दूरी को लेना हो तो हम लोग कहां से लेते हैं? मध्य बिंदु से। अब चूंकि एक विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु यूजफुल होता है और यह जो पूरी दूरी हम लोग 2l लेते हैं, उसके पीछे कारण यह है कि जब आधा आधा करना हो तो यहां से यहां तक हो जाएगा l और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? l, इसीलिए 2l ले लेते हैं और कोई कारण नहीं है। आप लोग चाहें तो इसको l भी ले सकते हैं। अगर आप लोग पूरी लंबाई को l लेंगे तो ये हो जाएगा l/2, ये हो जाएगा l/2। तो अभी जो हम लोग पहला कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि 2l लेना आसान है या l लेना आसान है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक था विशेष तौर पर हिंदी मीडियम के लिए। अब इसके बाद का जो है दोनों मीडियम के लिए कंबाइंड है, क्योंकि कैलकुलेशन है। आप लोग अपने कॉपी पर हेडिंग डालेंगे, मैं इसको भी मिटा रहा हूं चूंकि लंबा कैलकुलेशन है। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ intensity of electric field at a point on the axial line of a dipole। मैंने बतलाया था इंग्लिश मीडियम वाले को, पिछले वीडियो में बतलाया था एक्सियल लाइन क्या होता है। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालेंगे एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
का निर्धारण। दोनों मीडियम वाले अपने अपने हिसाब से हेडिंग डाल लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया होगा। तो एक हिंदी मीडियम वाले के लिए एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा यानी एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर देता हूं। विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से गुजरती हुई सरल रेखा, उसी को कहते हैं अक्षीय रेखा। तो मान लेते हैं यह एक विद्युत द्विध्रुव है AB, ये इसका हो गया मध्य बिंदु O, ठीक है। इधर मान लेते हैं -Q चार्ज, पॉइंट चार्ज, और इधर +Q पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले क्या मान लिया, एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB, मिड पॉइंट O, -Q पॉइंट चार्ज +Q पॉइंट चार्ज। अब जो एक्सियल लाइन है यानी अक्षीय रेखा, चाहे तो इसको इधर बढ़ा दें या इसको इधर बढ़ा दें, कोई भी एक तरफ बढ़ा करके वहां पर हम लोग एक पॉइंट ले लेंगे। तो हम लोग इसको इधर ही बढ़ा देते हैं। मान लेते हैं यहां पर है एक पॉइंट P, ठीक है। ये कौन सा लाइन हो गया, एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा। उसी पर हम लोगों ने क्या एक पॉइंट लिया P, ठीक है। यहां पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, जब कैलकुलेशन की बात आएगी, आज आप लोग देखेंगे कि पूरी तरह से खाली कैलकुलेशन है, ठीक है। तो कैलकुलेशन की जब बात आएगी तो वहां मीडियम बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। और जब भी इस तरह का मामला पहले भी एक आध दो बार हुआ है तो कुछ विद्यार्थी तुरंत कमेंट कर देते हैं कि सर हिंदी अलग इंग्लिश अलग। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कमेंट करने से कुछ नहीं होगा। जहां मुझे ऐसा लगेगा कि नहीं यहां पर कंबाइंड ही ठीक है, वहां पर मैं कंबाइंड ही वीडियो डालूंगा। खुद मैं डिसाइड करूंगा कहां पर मुझे हिंदी को अलग करना है और इंग्लिश को अलग करना है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, मैं सारी बातों को बोर्ड पर इसलिए लिख देता हूं कि आप लोग अपने अपने कॉपी पर लिखते जाएं। जब मैं लिखने में किसी तरह की कंजूसी नहीं करता हूं तो आप लोगों को भी कंजूसी नहीं करना। आप लोग वो PDF और नोट्स और ये और वो उसके भरोसे नहीं रहें। इसलिए मैं आप लोगों के सामने सारा इंफॉर्मेशन, सारे चीजों को मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, ठीक है। फिर भी कुछ विद्यार्थी आदत से लाचार होते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल विद्युत द्विध्रुव AB, मिड पॉइंट मध्य बिंदु O, इधर हम लोगों ने क्या ले लिया -Q, इधर ले लिया +Q। ये कौन सा लाइन हो गया, अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। हम लोग इसको इधर भी ले सकते थे, लेकिन इधर लेने में थोड़ा कैलकुलेशन में इधर पोर्शन ढक जाता है, इसीलिए मैं इस तरफ ले रहा हूं। बाकी इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, अभी भी मैंने हिंदी मीडियम वाले के लिए समझाया और पिछले वीडियो में इंग्लिश मीडियम वाले को समझाया था कि विद्युत द्विध्रुव से किसी भी बिंदु की दूरी को लेना हो तो कहां से लेते हैं, मध्य बिंदु से, ठीक है। लेकिन उसके पहले पूरी लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, 2L। तो ये आधा कितना हो गया, L, और ये भी आधा हो गया L, तब ना हो गया पूरा 2L। और मध्य बिंदु जो आप लोगों को यहां से दिख रहा है, यहां से हम लोग बिंदु P की दूरी को क्या ले लेंगे, R। फिर से आप लोगों को याद दिला दें, मैं हर छोटी छोटी चीज की चर्चा कर देता हूं। ये आप लोगों पर निर्भर है कि आप लोग उसको कितने ध्यान से सुनते हैं।
मध्य बिंदु से हमेशा दूरी ली जाती है। किसके केस में? विद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डायपोल से हमेशा किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस कहां से लेते हैं? मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु। तो हम लोगों ने जिस बिंदु पर तीव्रता यानी इंटेंसिटी निकालना है उसको हम लोगों ने मिड पॉइंट O से कितने डिस्टेंस पर ले लिया? R। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, वेक्टर का यूज होगा। हम लोगों ने समझा हुआ है कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता जो है इंटेंसिटी वो होता है दूर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे द्वारा बतला दिया गया है, अगर आप लोगों को नहीं याद है तो ये आप लोगों की लापरवाही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता की दिशा होती है हमेशा दूर। तो हम लोगों ने बिंदु B पर जो +Q चार्ज है इसके कारण जो तीव्रता यानी इंटेंसिटी है जो कि इधर होगा, इसको हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? E के नीचे B, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किस पॉइंट पर है? B पर। अब आते हैं ये कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के कारण तीव्रता की दिशा होती है आवेश की ओर। इसको हम लोग दर्शा देंगे, E के नीचे क्या लगा देंगे? A। अब सबसे पहले हम लोग दोनों पॉइंट चार्ज जो है उसके कारण EA और EB सबसे पहले निकाल लेंगे, तब हम लोग वेक्टर का यूज करेंगे। तो मैं सबसे पहले EA और EB निकाल रहा हूं, तब उसके बाद वेक्टर का यूज करते हुए पॉइंट P पर हम लोग इंटेंसिटी यानी तीव्रता का निर्धारण करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए लेट मतलब माना कि विद्युत द्विध्रुव का परिमाण Q यानी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल Q। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 12 यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल कितना हो गया? 12। ठीक है, मध्य बिंदु से P की दूरी R, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम मिड पॉइंट R। क्लियर है यहां तक? अब जैसा मैंने बतलाया, हम लोग दोनों बिंदु आवेश यानी दोनों पॉइंट चार्ज के कारण बारी बारी से P पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता EA और EB पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R²। और यहां पर फिर मैं एक बात अलर्ट कर दूं, यहां Q का हम लोग नेचर नहीं लेते हैं क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे? कूलाम के नियम में हम लोग बिंदु आवेशों यानी पॉइंट चार्ज का नेचर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इंटेंसिटी यानी तीव्रता निकालने में डिस्टेंस का यूज होता है, तो यहां से इसका डिस्टेंस चाहिए और यहां से इसका डिस्टेंस चाहिए। ठीक है,
इस पॉइंट 4 से P का डिस्टेंस और इस पॉइंट 4 से P का डिस्टेंस चाहिए। हम लोग उस डिस्टेंस को पहले फाइंड कर लेते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को यहां दिखा दूं, बहुत सिंपल है। A से लेकर के P को ध्यान देंगे यहां तक को हम लोग लिख सकते हैं ना, ये R प्लस L, ये R प्लस L दोनों मिलके कहां तक हो जाएगा, A से लेके P। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं दूसरे पॉइंट 4 से डिस्टेंस। अब हम लोग को चाहिए यहां से यहां का डिस्टेंस, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ये जो पूरा डिस्टेंस है R, ये R में अगर इतने डिस्टेंस L को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ये पूरा में अगर इतना माइनस कर देंगे तो यही ना बचेगा। तो BP, B से P यानी ये डिस्टेंस, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, R माइनस L। ठीक है। अब मैं EA और EB निकाल रहा हूं। A पर स्थित बिंदु आवेश के कारण P पर तीव्रता इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट A, जिसको हम लोगों ने किससे दर्शाया है, EA। A पर जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण इंटेंसिटी। तो फॉर्मूला पहले हम लोग पुट कर दें, फॉर्मूला पर 1 बाय Q बाय क्या होता है, R स्क्वायर। R क्या है, डिस्टेंस। A से P का डिस्टेंस हो गया AP, तो क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर। और हम लोगों के पास क्योंकि AP का वैल्यू मिला हुआ है, AP का वैल्यू क्या है, ठीक है। फिर उसी तरह से B पर स्थित बिंदु आवेश के कारण P पर तीव्रता इंटेंसिटी एट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट B विच इज डिनोटेड बाय EB। यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, BP, और BP का वैल्यू हम लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी तक का कंक्लूजन यही निकला कि हम लोगों ने EA और EB दोनों को हम लोगों ने क्या किया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम लोगों को P पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता निकालना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण पॉइंट P पर दो तीव्रता यानी दो इंटेंसिटी है। तो आप लोगों को मैं कुछ पुरानी बात याद दिला दूं, किसी पॉइंट पर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी इन्वॉल्व हो, किसी पॉइंट पर दो वेक्टर क्वांटिटी अगर एक साथ इन्वॉल्व हो, हम लोग दोनों का रिजल्टेंट लेते हैं यानी परिणामी लेते हैं। अब यहां पर जब रिजल्टेंट यानी परिणामी की बात होगी
तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अब जरा आप लोग याद करें क्लास 11 कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं आप लोगों की सुविधा के लिए, जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे का अपोजिट हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, जो बड़ा होता है जिसका वैल्यू ज्यादा होता है उसमें कम को माइनस कर देते हैं। तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्वाभाविक है कि पॉइंट P पर रिजल्टेंट यानी परिणामी तीव्रता निकालना है, तो जो बड़ा है उसमें छोटा को माइनस करना होगा। तो हम लोगों को पहले यह जानना होगा विच वन इज ग्रेटर, दोनों EA और EB में कौन बड़ा है, उसको जानना बहुत आसान है। उसका कंक्लूजन हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर, दोनों में कौन बड़ा है, हम लोग दो तरीके से जान सकते हैं। पहला तरीका जो सिंपल तरीका है, इस पॉइंट से ये या ये कौन ज्यादा नजदीक है, तो ये यानी पॉइंट P से कौन सा पॉइंट चार्ज नजदीक है, प्लस Q, तो इसका इफेक्ट जो है, इसका यहां असर ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट चार्ज के कारण यहां पर इंटेंसिटी यानी तीव्रता ज्यादा होगी, यानी EB बड़ा होगा EA से, क्योंकि A जो है ये पॉइंट चार्ज दूर है। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि दोनों का हम लोग वैल्यू देखें, दोनों के वैल्यू में क्या दिख रहा है, ये पोर्शन दोनों का क्या है, सेम, ऊपर भी क्या है, सेम, तो जिसका नीचे कम होगा वो ज्यादा होगा। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर और R माइनस एल का होल स्क्वायर, कौन कम होगा आप लोग स्वतः निर्धारण कर सकते हैं। ये कम है तो ये अगर कम है तो EB क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, चूंकि सिंस EB बड़ा होगा EA से, अतः P पर परिणामी तीव्रता, हेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P, अगर हम लोग E लेते हैं अगर हम लोग P पर परिणामी तीव्रता यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी P पर अगर E डिनोट करें तो E कितना हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, तो EB माइनस EA। अब तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, क्योंकि EB भी मालूम है EA भी मालूम है। ठीक है, तो आप लोग जहां कहीं मौका मिले वीडियो रोक करके उतने पोर्शन को नोट कर लेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बोर्ड को मिटा सकता हूं। ठीक है, EB का वैल्यू ठीक है, दोनों का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब मैं यहां पर 1 मिनट चेक कर लेता हूं कि कहीं उस तरफ का पोर्शन वीडियो में कट तो नहीं रहा है। नहीं, ठीक है। अब हम लोग इसको बीजगणितीय मेथड से सॉल्व करते चले जाएंगे। कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और Q भी क्या है, कॉमन है। ठीक है, हम लोगों ने जो जो कॉमन था उसको कॉमन कर लिया। अब इसको सॉल्व कर देना है। हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ऊपर क्या हो जाएगा,
आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग तोड़ देंगे और यहां ध्यान रहे ये माइनस है, इसको तोड़ना है सावधानी से। नीचे इस दोनों पर पावर सेम है तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अंदर अंदर मल्टीप्लाई, पावर अभी भूल जाए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पावर चढ़ा देंगे। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, तो अब क्या बचा, ये दोनों, ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, 2RL और 2RL। ठीक है, इसको हम लोग जरा सा ऐसे अरेंज कर देंगे, ध्यान देंगे आप लोग कैसे अरेंज करेंगे। 4 है तो इसको लिखेंगे 2, अरेंज कर रहे हैं आप लोग, पहले अभी देख ले ध्यान से। उसके बाद लिखेंगे Q 12 इंटू आर, जरा सा आप लोग मिला ले, Q 4 तो 2 इंटू 2 R और L। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसे क्यों अरेंज किए, तो उसका मैं रीजन आप लोगों को समझा रहा हूं। Q इंटू 12 अभी मैंने समझाया कि इसको क्या कहते हैं, P। Q इंटू 12 को क्या कहते हैं, P। तो अब जरा ध्यान देंगे कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में कन्वर्ट हो गया, उसको हम लोग जरा देख लें। तो Q इंटू 12 जब P हो गया, अब वहां के बाद यहां है, अभी मैं डायग्राम को नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि डायग्राम या आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं पूरे हटा देता हूं। ध्यान दें, वहां के बाद यहां, अब E हम लोगों को कितना मिला, 2। Q इंटू 2L को लिख देंगे P I इंटू R। उम्मीद कर रहे हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ध्यान रखेंगे यहां तक तो फिजिक्स और यहां वेक्टर, लेकिन इसके बाद केवल मैथमेटिक्स, अलजेब्रा। अब जब हम लोग यहां तक पहुंच गए तो अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद करना क्या है। इसके बाद क्या करना है, इसके लिए फिर से हम लोगों को इलेक्ट्रिक डायपोल यानी विद्युत द्विध्रुव के डेफिनेशन पर आना होगा। मैं कुछ यहां रफ वर्क कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए, फिर मैं इसको हटा दूंगा। यह है इलेक्ट्रिक डायपोल, विद्युत द्विध्रुव। डेफिनेशन क्या कहता है कि ये जो डिस्टेंस है 2L, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम, वेरी वेरी लेस। ठीक है, तो जब 2L बहुत बहुत कम होगा तो इसका आधा करेंगे तो L ये और कम हो जाएगा। ठीक है, अब जब L जो है ये बहुत कम हो जाएगा तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जब भी किसी स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं और छोटा हो जाता है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं L है, सपोज L जो है वो है 0.2 सेंटीमीटर, बहुत कम हो गया।
और R जो है यानी मिड पॉइंट से जो P का डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस R, ये R मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। अब जरा इस एग्जाम्पल पर आप लोग ध्यान देंगे क्या होता है, कैसे मैथमेटिकली वैल्यू बदलता है। R स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 420 का स्क्वायर। अब जरा L को स्क्वायर करते हैं, 0.2 का स्क्वायर करेंगे, क्या दिखा आप लोगों को, इसका ये बहुत छोटा था, इसका स्क्वायर की और छोटा हो गया। अब जरा आप लोग सोच के बताएं कि 400 में इतना छोटा क्वांटिटी, 400 में इतना छोटा क्वांटिटी को माइनस करें या ना करें, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एल स्क्वायर जो है, एल स्क्वायर को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं। किसके कंपैरिजन में, आर स्क्वायर के कंपैरिजन में एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एल का वैल्यू प्रैक्टिकली बहुत बहुत छोटा होता है। लेकिन एग्जाम में अगर पूछेगा, डायरेक्ट नेग्लेक्ट नहीं करना है, जरा उसका रीजन देना है ऐसे। परंतु द्विध्रुव के लिए R की तुलना में L का मान नगण्य होती है, अतः R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर को नगण्य किया जा सकता है। अब इसको इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, सिंस for a dipole the value of L is very small, compared to R, hence L square can be neglected कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो जब हम लोग एल स्क्वायर को कंपेयर जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब हम लोगों के पास क्या बचा, 2pr, एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया तो बचा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी नीचे पावर कितना हो गया आर का 4, तो एक एक आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर सवाल उठता है, आप लोगों ने क्या ध्यान दिया कि हम लोगों ने पूरे कैलकुलेशन में एप्सिलॉन यूज किया, यानी हम लोगों ने कोई भी मीडियम को हम लोगों ने सेलेक्ट किया। अगर यही डायपोल अगर हवा में रहता, एयर में या फ्री स्पेस मुक्त आकाश में, तो यहां हम लोग क्या कर देते, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, यानी तब हो जाता फॉर एयर और फ्री स्पेस, हवा या मुक्त आकाश की। ठीक है, ये तो निकल गया हम लोगों का वैल्यू, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां पर बच गया है। आप लोगों ने वीडियो को रोक करके इस तरफ का उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब मैं इस तरफ हटा रहा हूं
और डायरेक्शन पर हम लोग आ रहे हैं। आप लोग तब तक इस तरफ को नोट करें। अब हम लोग आ रहे हैं कि ये जो इंटेंसिटी तीव्रता है, इसकी दिशा यानी डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि दो दो डायरेक्शन था। आप लोगों को याद होगा, मैंने डायग्राम मिटा दिया है, ई ए और ई बी का दोनों डायरेक्शन था, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आते हैं वेक्टर पर। जब दो वेक्टर अपोजिट हो तो जो बड़ा होता है, जिसका वैल्यू बड़ा होता है, रिजल्टेंट का डायरेक्शन उधर ही होता है। यही था हम लोगों का डायपोल, और यहां था पॉइंट पी। ईबी किधर था? ईबी इधर था, ये इधर था, तो कौन बड़ा था? ईबी। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन हो जाएगा ये। ठीक है। अब जरा एक बात और, अगर इसको वेक्टर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वेक्टर में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ध्यान देंगे, ये जो P है, मोमेंट यानी आघूर्ण P, इसका डायरेक्शन हिंदी मीडियम वाले को आज ही बताया गया, इंग्लिश मीडियम वाले को पिछले वीडियो में। इसका होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ध्यान दें, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी P इधर होगा। अब एक खास बात आप लोग नजर डालें, P का डायरेक्शन और रिजल्टेंट E का डायरेक्शन क्या दिख रहा है? सेम। तो एक्सियल लाइन यानी अक्षीय रेखा पर E का डायरेक्शन वही होता है जो किसका डायरेक्शन होता है? P का। तो हम लोग इसको वेक्टर में ऐसे लिखेंगे, खास बात एक चीज क्या है कि इधर वाले व्यंजक में एक वेक्टर क्वांटिटी खुद इन्वॉल्व है। याद आ गया होगा आप लोगों को, अगर वेक्टर नहीं रहता है तो हम लोग डिस्टेंस को वेक्टर बनाते हैं, लेकिन इस बार वेक्टर खुद है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2/r³, क्योंकि जो P का डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है? E का। ये डायरेक्शन आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि इसी का जो तीसरा केस है, जब पॉइंट कहीं पर भी होगा, वहां पर जब भी हम लोग इंटेंसिटी यानी तीव्रता निकालेंगे, यही डायरेक्शन वहां पर यूज होगा। बात समझ में आ गया? तो ये था एक इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पर इंटेंसिटी का डिटर्मिनेशन, एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर तीव्रता का निर्धारण। ठीक है। इसके बाद आएगा इक्वेटोरियल लाइन पर हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे, यानी निरक्षीय या विषुवतीय रेखा पर हम लोग इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे। और एक इंफॉर्मेशन दे दें, आप लोग थोड़ा संकल्प ऑफिस से कांटेक्ट कर लेंगे, क्योंकि 2-4 दिन के अंदर में हम लोगों का एक नया सॉफ्टवेयर बन गया है, उसके थ्रू अब वीडियो आप लोगों तक पहुंचेंगे। आप लोग मौका मिले तो इस वेबसाइट को जरा सा चेक कर लेंगे।
संकल्प एजुकेशन देवघर.com, सब एक साथ है, कहीं स्पेस नहीं देना है। आप लोग इसको, इस वेबसाइट को चेक कर लेंगे, इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को जो जो टीचर से पढ़ना है सबका उसमें नाम और सारा कुछ दिया हुआ है। आप लोग वहां सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी वगैरह उसमें डालेंगे, फी पेमेंट करेंगे। आप लोगों को एक आईडी जो है मिलेगा, उस आईडी के थ्रू आप लोगों को लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद आप लोगों को क्लास के वीडियो उस पर अपलोड नजर आएंगे। ठीक है, तब तक अभी 2-4 दिन है, तब तक आप लोग इस वेबसाइट को थोड़ा सा अपने स्तर से स्टडी कर लेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट।